हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सर बढ़िया हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा मैं एक क्लिप रेडी करके आपके लिए डाल रहा हूँ। इस क्लिप में मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस और सर मैं किसके बारे में डिस्कशन करूंगा, आईएफआरएस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है सर, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल। बच्चों मुझे क्या करना है, रिलायंस की इंफॉर्मेशन, रिलायंस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना है, मुझे उसको कंपेयर करना है किसके साथ, टाटा के साथ और बिरला के साथ कंपेयर करना है। अब सर मैं इनकी इंफॉर्मेशन को तभी कंपेयर कर सकता हूं ना जब सबकी इंफॉर्मेशन का बेसिस एक हो। सर बेसिस का मतलब क्या? सर बहुत सारे बेसिस होते हैं, मगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे रिलायंस ने अक्रूवल बेसिस ऑप्ट करके रखा है, टाटा ने कैश करके रखा है और जो हमारा बिरला है उसने भी अक्रूवल करके रखा है। अब आप क्या करोगे, अब यहां पे आपको दिक्कत आएगी, आप बिरला को और रिलायंस को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ने अलग अलग बेसिस फॉलो करके रखा है। अब ऐसे में कैसे बताएं टाटा के शेयर अच्छे हैं या टाटा में इन्वेस्ट करें या रिलायंस में इन्वेस्ट करें? यहां पे ये दिक्कत आ रही थी। और सबकी, ये इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, आपको सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं। कहां की बात कर रहा हूं? सिर्फ इंडिया के अंदर की बात करूं। इंडिया में ये इश्यू आ रहा था, इंडिया के अंदर जितनी बिजनेसेस थे वो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सब अपना प्रॉफिट अपने अपने तरीके से निकाल रहे थे। अपने अपने तरीके से मतलब हर कोई अपना अपना प्रिंसिपल, कोई सा भी प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहा था और कोई सा भी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा था। अब ऐसे में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो कंपेरेबल नहीं हो पाती थी और हम लोग बिजनेसेस को कंपेयर नहीं कर पाते थे कि कौन सा बिजनेस ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और कौन सा बिजनेस कम ग्रोथ कर रहा है, कंपेयर नहीं कर पाते थे। इस चीज को हटाने के लिए आए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आके सबसे पहला काम यही किया, इन स्टैंडर्ड्स को, ये स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, सारे बिजनेसेस ऑप्ट करते हैं। सारे बिजनेस, जो भी बिजनेस को अपनी अकाउंटिंग करनी है उन्हें ये स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। यदि आपको अपनी इंफॉर्मेशन, यदि आपको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ कंपेरेबल करनी है तो आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। यदि मैंने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, रिलायंस ने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉलो किए, बिरला ने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए, सबने यदि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया होगा तो सर हम सबकी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि किसका बिजनेस ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, किसका बिजनेस कम ग्रोथ कर रहा है। तो सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कुछ भी नहीं है, ये एक टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अकाउंटिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये आपको कौन बताता है? ये आपको बताते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बच्चों इसका एक आध एग्जांपल और देता हूं। बच्चों जैसे मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब सर मैंने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले पूरे ऊपर एक्सपेंस लिख दिए और नीचे पूरी इनकम लिख दी। अब क्या, पूरे रेवेन्यू लिख दिया। अब इनकम में से मैंने रेवेन्यू माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट आ गया। अब क्या किया, रिलायंस ने अलग फॉर्मेट यूज किया। सब अलग अलग यदि फॉर्मेट यूज करेंगे, अलग अलग प्रिंसिपल यूज करेंगे तो सबकी इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर नहीं कर सकते, मगर सबका एक ही फॉर्मेट में, एक ही फॉर्म, एक ही तरीके से हमें प्रेजेंट हो जाए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमें कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सर वही कहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आके हमें क्या किया है, हमें हेल्प किया है कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको आप प्रॉपर तरीके से बना पाए, आप प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से कर पाए, आप उसे प्रिपेयर और प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से कर पाए। ये स्टैंडर्ड आपको ये बताते हैं। और क्या बताते हैं, जैसे बच्चों आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में सारे बच्चे एक से दिखें, किसी भी बच्चे का ऐसा ना लिखे कि तू अमीर खानदान का है, तू गरीब खानदान का, ऐसा डिफरेंशिएशन ना दिखे। स्कूल वाले क्या करते, सबको यूनिफॉर्म पहना देते, उससे क्या होता है, सारे बच्चे एक से दिखने लगते हैं, कोई भी गरीब या कोई भी अमीर नहीं दिखता है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैलता है कि तू अमीर घर का है, तू गरीब घर का। वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने आके किया, सारे के सारे बिजनेसेस को क्या फॉलो करना पड़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब सबके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, सेम होगा। आप सबको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। यूनिफॉर्मिटी लेके आए थे कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते जो हमने पढ़ा। अच्छा सर एक और बात, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये कब आए थे? सर ये अप्रैल 1977 में आए थे। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? सर इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वो एक कमेटी, एक बोर्ड बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम करते हैं। ठीक है सर,
जिसमें बाद में एक नफरा करके NFRA करके एक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको क्या करती है, अप्रूव करती है। तो उस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम होते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किस उस पे किए जाते हैं कि सब लोगों को वो फॉलो करने में क्या हो, सहूलियत हो, सब प्रॉपर तरीके से उसे कर पाए। कौन बनाता है, अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इस ये क्या बनाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है। वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है रिटन स्टेटमेंट। ये क्या है, रिटन स्टेटमेंट, कुछ लिखी हुई बातें हैं जो क्या है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस बताती हैं कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है, वो बताती हैं। और किसको बताती है, अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ इंडिया। जैसे कौन बताता है, अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया। कौन है अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, सर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और इसको फॉलो क्यों किया जाता है कि आप प्रिपेयर कर पाए, प्रेजेंट कर पाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो ये स्टैंडर्ड के बेसिस पे सब लोग अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि अकाउंटेंट पे लगते हैं। कौन लगाता है, ICAI लगाता है। अकाउंटेंट जब भी अकाउंटिंग करेगा तो उसे क्या ध्यान रखने पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ICAI सेटअप किया है अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि अप्रैल में 1977 में लागू हुआ था। और ये क्या करता है, ये एरिया आइडेंटिफाई करता है अकाउंटिंग की, किस एरिया के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और डाइवर्सिफाई किस तरीके से किया जा सकता है। और ये सारी चीजें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं और ये बोर्ड करता है। टोटल अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर चुका है। कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर चुका है, जिसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हट भी चुके हैं। ठीक है सर, अब मेरी बात को इसके आगे और ध्यान से सुनना। ये मैंने क्या पढ़ाया आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या पढ़ाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर मैं ये रब कर रहा हूं, अभी ये मैं अभी रब कर रहा हूं, और मैं अब जो आपको बता रहा हूं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल किसको होता है, सर जो हमारा इंडिया है, नहीं इंडिया नहीं बोलेंगे अपन, भारत बोलेंगे। जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर ये सिर्फ एप्लीकेबल किस पे होता है, हमारे भारत देश पे। किस पे होता है, भारत देश पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। भारत देश के अंदर जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी उसे क्या फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके क्या होगा, अपनी कंट्री के अंदर ही हम एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो ओवरऑल यदि सर आप बात करें, ये आपको समझ में आई होगी कि ये एप्लीकेबल कहां पे होता है, सिर्फ इंडिया के अंदर होता है। कहां होता है, इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। और यदि मैं बात करूं आपसे कि ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने का, सर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो लिखने स्टार्ट करिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड डायरेक्शन। सर अकाउंटेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि सर आपको अकाउंटिंग किस तरीके से करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा था सर इसका ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी। सबकी सब एक से कंसेप्ट, एक से प्रिंसिपल फॉलो करें और सबके क्या है प्रॉफिट एक तरीके से निकल पाए कि हम उसे कंपेयर कर पाए। तो क्या किया, यूनिफॉर्मिटी को प्रोवाइड किया सर। और उसके बाद इसी के थ्रू हम क्या कर पाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था कि सर हम कंपेयर कर पाए, कंपेयर टू प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी। क्या क्या डायरेक्शन प्रोवाइड किया, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करें और क्या कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करें। ये किसके ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव हैं। और सर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टू इंप्रूव अंडरस्टैंडेबिलिटी, और लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो
बच्चों ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है किसके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या थे कि अकाउंटेंट्स को अकाउंटिंग करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाए, यूनिफॉर्मिलिटी ले पाए, अकाउंटिंग को लेके कंपेरेबिलिटी लेके आ पाए, कंपेयर कर सके और लोगों को समझ में आ सके क्या है कि आप सब अपने अपने तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे, अपने अपने तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा किसने किस तरीके से किया, तो उन्हें समझ पाए। तो हम लोग क्या एक ही यदि तरीका फॉलो करेंगे तो सब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे और सबको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग किस तरीके से होती, और जो इंफॉर्मेशन है यूजर्स को एक सही इंफॉर्मेशन मिल पाए कि वो, अब यूजर्स कौन होते हैं, अकाउंटिंग है इंटरनल एक्सटर्नल हम पढ़ चुके, उन यूजर्स को क्या करना रहता है, डिसीजन लेना पड़ता है किस बेसिस पे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो सही डिसीजन ले पाए। ये क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाने का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है सर, कब लाए थे, 1977 में। अब क्या होता है, समय के हिसाब से चीजों में बदलाव लाना जरूरी होता है। सर ये स्टैंडर्ड कब सेटअप किए थे, 1977 में किए थे, बीच में इनमें काफी अपडेशन भी हुए, बहुत अपडेट भी किया, मगर सर क्या हुआ, मगर सर दिक्कत आनी शुरू हुई। कहां पे दिक्कत आनी शुरू हुई, दिक्कत आनी शुरू हुई कि जो हमने इंडिया के अंदर, अपने भारत देश के अंदर स्टैंडर्ड बनाए थे और जो वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज के अपने स्टैंडर्ड्स चल रहे थे वो सब अलग अलग चल रहे थे सर। तो जब हमें इंडिया की कंपनी को बाहर की कंपनी के साथ, हमारी जो अकाउंटिंग है वो दूसरी कंट्री से बहुत अलग हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, बहुत अलग हुआ करती थी। तो क्या किया हम लोगों ने, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब मुझे इंडिया के अंदर दो कंपनियों को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो मैं क्या फॉलो करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो करते हैं अपन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और यदि मुझे एक कंट्री की दूसरी कंट्री की एक, जैसे इंडिया की किसी कंपनी को फॉरेन की किसी कंट्री के साथ क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। अब इस कंट्री में रूल्स रेगुलेशन अलग लगते हैं अकाउंटिंग के, कुछ रूल्स रेगुलेशन इंडिया में अलग लगते हैं, हमारे कंसेप्ट अलग है, कुछ उनके कंसेप्ट अलग है सर, उनके कंसेप्ट उन्होंने अपने हिसाब से बनाए, हमने अपने कंसेप्ट अपने हिसाब से बनाए। अब क्या है, दोनों अलग अलग यदि स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो हम इन दोनों को क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनना, यदि मुझे इंडिया की कंपनी को यूएसए की कंपनी के साथ कंपेयर करना है, जैसे मेरे को इंडिया की कंपनी को इंडिया की कंपनी से कंपेयर करना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, इंडिया की कंपनी को यूएसए की कंपनी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मेजर करना है और कंपेयर करना है, तो मुझे क्या फॉलो करना है, आईएफआरएस। ये मैं बताऊंगा क्या होते हैं। आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना पड़ता है तो हम क्या फॉलो करते हैं, आईएफआरएस फॉलो करते हैं। अब पता है, अभी इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। अभी सुनना सर, जो वर्ल्ड की कंपनी के साथ जब हम कंपेयर करने जाते थे और जब हम आईएफआरएस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे और जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते थे तो सर जमीन आसमान का अंतर दिखता था। क्या दिखता था, जमीन आसमान का अंतर दिखता था सर। ये दिक्कतें बहुत आनी शुरू हुई, बहुत दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो फिर क्या किया, हमारी गवर्नमेंट जागी, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी देश को हमको क्या रखना है, अपडेट रखना है, हमारे देश को हमको क्या रखना है, अपडेट रखना है। तो सर हमारे देश ने ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, अभी इनको हटाया नहीं है मगर कुछ समय में इन्हें क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। जो अभी 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये समय खत्म तो नहीं होंगे मगर हाँ अभी क्या है, इनको यूज करना कम कर चुके हैं। अभी हम लोग नए स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं जिनका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे नहीं पता आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन गिवन है कि नहीं, इसके बारे में गिवन है कि नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझ लो। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, इंडिया में रहकर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको बोलते हैं इंड एएस। इनको क्या बोलते हैं, इंड एएस बोलते हैं। सर ये भी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरह है मगर इनमें क्या डिफरेंस है, हमें दिक्कत क्या आ रही थी, हम अपनी कंट्री के और दूसरी कंट्री के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने जाते थे तो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ता था, आईएफआरएस। ठीक है, और आईएफआरएस और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब देखते थे स्टैंडर्ड के हिसाब से बने होते थे तो बहुत डिफरेंस आ जाता था। हमने क्या किया, ये आईएफआरएस को ही अडॉप्ट कर लिया कुछ चेंजेस के साथ। कुछ ये आईएफआरएस थे ना, इन्हीं में कुछ चेंज किया और हमने कहा ये भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम क्या करेंगे, अब इंडिया में फॉलो करेंगे।
उन्हीं स्टैंडर्ड को कुछ चेंज करके, कुछ बदलाव करके क्या बना दिया, इंड एएस बना दिया। क्या बना दिया, इंड एएस बना दिया। अब क्या है, ध्यान से सुनना, अब जो इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स इंडिया के अंदर फॉलो होते हैं और जब हम आईएफआरएस से इनको कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी भी सुनना, जो इंड एएस है, इंड एएस सिर्फ इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। कहां पे एप्लीकेबल होते हैं, इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। अभी भी इंड एएस और आईएफआरएस में कुछ डिफरेंसेस हैं। आईएफआरएस कहां पे एप्लीकेबल होते हैं, इंटरनेशनली। जब मुझे एक कंट्री को दूसरी कंट्री के हिसाब से बिजनेस से कंपेयर करना है, जैसे इंडिया की किसी कंपनी को फॉरेन की कंपनी से कंपेयर करना है, तो मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, आईएफआरएस। आईएफआरएस की ही समझ लो फोटोकॉपी हमने करवा के क्या बना दिए, इंड एएस बना दिए। क्या बना दिए, इंड एएस बना दिए, जो कि अभी इंडिया में क्या है, एप्लीकेबल हो रहे हैं। अब सर ये इंड एएस अभी एप्लीकेबल होने शुरू हो गए क्या, हाँ। जो इंडिया में एक आपको अभी टर्नओवर वर्ड जैसे मैंने बताया था, कुछ लिमिट सेट करी हैं, कुछ लिमिट सेट करी हैं कि ये लिमिट से नीचे वाले बिजनेस अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और उस लिमिट से ऊपर वाले सारे बिजनेस क्या यूज कर रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। मतलब सर हमारे देश में दो पार्ट में बढ़ गया, कुछ लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग इंड एएस फॉलो कर रहे हैं। हाँ बच्चों, अभी ऐसा हो चुका है। सर कुछ चेंज बताओ ना। हाँ बताऊंगा। एएस में लिखा था कि आपको अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। इंड एएस बोलते हैं आपको अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, फेयर वैल्यू। ये डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस है। सारे चेंज आपको समझ में नहीं आएंगे, तो जितना आपको समझ में आएगा मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। तो बच्चों अपडेटेड चीज क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या पूछेंगे, आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पूछेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस पे जो एप्लीकेबल है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और सिंपल टर्म में बताऊं ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, तो बच्चों समझो, प्रिंसिपल ने बता दिया कि ऐसा फॉलो करना है। कैसा फॉलो करना है, कि भैया प्रोविजन बनाना है। अब प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, प्रोविजन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना, उसकी कैसे एंट्री पास होगी, उसका क्या अकाउंट क्रिएट होगा, ये पता है कौन बताता है, स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ठीक है, अब सर बहुत सारी चीजें जो प्रोसीजरल काम है ना, वो आपको कौन बताता है, स्टैंडर्ड्स बताते हैं। कंसेप्ट जो प्रिंसिपल है वो तो बता के चलेगा ऐसा करना है, अब उसको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी लिखा हुआ है कहां पे, स्टैंडर्ड्स में। तो सर ये जो 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जितने भी एप्लीकेबल है, उन्हें हमें पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता, आपको सिंपल अकाउंटिंग सीखनी है। ठीक है सर, तो अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम क्या पढ़ने वाले, आईएफआरएस। क्या पढ़ने वाले हैं हम, आईएफआरएस। आईएफआरएस पढ़ना, आईएफआरएस का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडिया के अंदर की कंपनी, इंडिया के अंदर हमारे भारत देश के अंदर यदि मुझे दो कंपनियों को कंपेयर करना है तो मैं क्या फॉलो करता हूं, मैं फॉलो करता हूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मगर जब बात आती है मुझे इंडिया की कंपनी को किसी यूएसए की कंपनी के साथ कंपेयर करना है, देखना है कि दोनों के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है। अब इंडिया अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता है और यूएसए अलग फॉलो करता है। हमने यूएसए को बोला तुम हमारे स्टैंडर्ड फॉलो कर लो, तो यूएसए बोलता हम क्यों करें तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉलो, और यूएसए ने बोला तुम हमारे फॉलो कर लो, तो हमने कहा हम भी तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे में मेरे को यदि इंडिया को वर्ल्ड की अलग अलग कंपनियों के साथ, इंडिया की किसी कंपनी को वर्ल्ड की अलग अलग कंपनियों के साथ कंपैरिजन करना है, तो अपन को हर किसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, तब कंपैरिजन कर पाएंगे। मगर बच्चों कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा, कोई भी कंपनी में यदि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं तो कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट फॉरेन की कंपनी में कर ही नहीं पाऊंगा। अब मुझे फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे क्या है, इंडिया की कंपनी को और फॉरेन की कंपनी को कंपेयर करना पड़ेगा कि मैं इंडिया की कंपनी में करूं या फॉरेन की कंपनी। तो दोनों के जो स्टैंडर्ड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ना वो कंट्री हमारे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, ना हम उनके अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। ऐसे कंडीशन में हमारे पूरे जो वर्ल्ड में हमने मिलकर बनाए आईएफआरएस, हमने मिलकर क्या बनाया, आईएफआरएस, जिनको फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के स्टैंडर्ड सेट किए गए इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब आप हम लोगों को देखो, एक तो इंडिया के हिसाब से बना लेंगे, अपनी कंट्री में कंपेयर करना है, मुझे किसी फॉरेन की कंपनी के साथ कंपेयर करना है तो मैं आईएफआरएस के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेडी कर लूंगा, जिससे मुझे क्या होगा, मैं फॉरेन की कंपनी के साथ भी अपनी कंपनी को कंपेयर करके मुझे देख लूंगा फॉरेन की कंपनी में मुझे ज्यादा प्रॉफिट है या इंडिया की कंपनी में। यदि इंडिया की कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, तो
मेरे को कंपैरिजन तो करना हो। कंपैरिजन कब कर पाऊंगा? जब मैं दोनों कंपनियां एक से स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी। तो क्या होते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यूएसए से बोला तुम अपने स्टैंडर्ड फॉलो करो, हम अपने स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, मगर जब बात आएगी कंपैरिजन करने की तो तुम भी आईएफआरएस के हिसाब से बना लेना, हम भी आईएफआरएस के हिसाब से बना लेंगे। फिर क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कौन राजा है और कौन आगे है और कौन पीछे है, ये पता चल जाएगा। ठीक है सर। तो क्या है, जो इंटरनेशनल ये जो बोर्ड सेट किया गया है उसका जो स्टैंडर्ड बनाता है उसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। वो इशू करता है सेट ऑफ अकाउंटिंग कि किस हिसाब से अकाउंटिंग करनी चाहिए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड थ्रू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग। ये इस हिसाब से नहीं बनाया कि भैया सिर्फ इंडिया का डोमिनेशन है या किसी कंट्री का, भैया सबके हिसाब से देखा गया, तुम्हारे हिसाब से, हर कंट्री के हिसाब से देखा गया। फिर क्या सेट किए गए, मतलब कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग सेट किए गए कि प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो पाए, लोग इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए। ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आईएएसबी को डेवलप करने का, कि वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करने को हम लोग एक सिमिलर स्टैंडर्ड पे क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। इसलिए हमने आईएएसबी बनाया। आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, जो क्या करता है, आईएफआरएस बनाता है और जिसके बेसिस पे जो उसी को रेगुलेट भी वही करता है, सारी चीजें वहीं से कंट्रोल होती हैं। और वो एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाएगा जिसके बेसिस पे हम वर्ल्ड वाइड अपनी कंपनी को क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरी कंपनी के साथ मेजर कर सकते हैं। बच्चों, मार्जिनल क्लासेस का ऐप यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे आपको इसके नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी, उसके ऑब्जेक्टिव भी, और ये क्या नाम है, आईएफआरएस और इसके ऑब्जेक्टिव के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।